जय हिंद साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर होंगे। हम लोग जीके स्पेशल क्लास ले रहे हैं। मैं पहले एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। और उस वीडियो में वैसे तो 60 के आसपास कुछ क्वेश्चंस थे, लेकिन अगर आप लोगों ने उसको मतलब ठीक से देखा हो तो वो प्रश्न 500 के आसपास मतलब पहुँच गए थे। क्योंकि उसमें मैं जिन क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को बता रहा था वो क्वेश्चंस तो मतलब आपको दिख ही रहे थे, लेकिन मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चन मतलब दिए थे या मैंने मतलब बोला कि इनके आंसर आप लोगों को देखना है, वो बहुत सारे मतलब प्रश्न आप लोगों को मिल गए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी और वो आपके एग्ज़ाम्स में आए हुए ही प्रश्न थे और आगामी जो भी परीक्षाएं हो रही हैं आप लोगों की, उनमें भी वो देखने के लिए मतलब मिलेंगे। चलो देखो, सबसे बड़ा महाकाव्य, तो सबसे बड़ा महाकाव्य मतलब महाभारत को मतलब माना जाता है। महाभारत के रचनाकार कौन थे ये आप लोग मतलब जरूर बता देना। और मुझे साथ ही ये भी मतलब बताना कि महाभारत में प्रारंभ में कितने श्लोक थे और महाभारत को प्रारंभ में कौन से नाम से मतलब जाना जाता था। और साथ ही साथ मतलब मुझे ये भी मतलब आप लोग मतलब बताओगे कि जो महाभारत का काल है ना, या जो महाभारत कौन से समय पे हुआ था, ये भी आप लोग मतलब मुझे जरूर मतलब बताना। और महाभारत को मिथिक क्यों कहा जाता है, मिथिक और मिथ्या में क्या फर्क होता है, ये भी आप लोग मतलब बताओगे तो बड़ा अच्छा होगा। मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन इस वजह से मतलब छोड़ता जाता हूँ बहुत ज़्यादा, कि जिसकी वजह से आप लोग मतलब पढ़ाई कर लो, ठीक है। और जब महाभारत की बात हो ही रही है तो महाभारत के साथ साथ हम रामायण की भी मतलब बात कर लेते हैं। तो रामायण और रामचरितमानस और या फिर उत्तर रामायण, ये एक ही ग्रंथ से मतलब संबंधित मतलब मामला है, लेकिन इनको मतलब कैसे इनकी कंडीशन हुई है वो ऐसे करके मतलब आप लोग मतलब मुझे बता सकते हो कि जो भवभूति हैं वो उत्तर रामचरितमानस या उत्तर रामायण के मतलब लेखक हैं, या फिर रामचरितमानस के मतलब जो लेखक हैं वो कौन हैं, तुलसीदास जी हैं। और जो रामायण के लेखक हैं वो है महर्षि वाल्मीकि। तो जब प्रश्न है वो ये कि प्रारंभ में रामायण को किस नाम से मतलब जाना जाता था, और रामायण को अन्य किन उपनामों से मतलब जाना जाता है। प्रारंभ में रामायण में कितने श्लोक थे, वर्तमान में रामायण में कितने श्लोक हैं। यही स्थिति में आप लोगों से महाभारत के बारे में पूछ रहा हूँ कि महाभारत को अन्य कौन कौन से नाम से मतलब जाना जाता है। और मुझे मतलब बताना कि महाभारत का समय काल कौन सा है, ठीक है। अमित्रघात उपनाम, अमित्रघात उपनाम है ना, वो बिंदुसार का है। तो आप लोग मतलब मुझे बताना कि बिंदुसार कौन से वंश से संबंधित मतलब शासक है। और बिंदुसार को अमित्रघात जो उपनाम से जाना गया है वो कौन से ग्रंथों में मतलब अमित्रघात मतलब लिखा मिला है इनके लिए। और अमित्रघात का मतलब क्या होता है ये भी आप लोग मतलब जरूर बताना मुझे। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे पे है, तो मोहनजोदड़ो आप लोगों को पता हुआ है कि एक हड़प्पा कालीन एक प्रमुख शहर है, जो कि मैं इससे पहले वाली वीडियो में मतलब बता भी चुका हूँ। तो ये सिंधु नदी के किनारे पे है। क्वेश्चन ये है कि जो मोहनजोदड़ो है वो वर्तमान में मतलब कौन सी जगह पे स्थित है। और साथ ही साथ मतलब आप लोगों को ये भी मतलब बताना है मुझे कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। और मतलब उसको उस तरीके से मतलब मुझे बता सकते हो कि क्षेत्रफल कितना है हड़प्पा सभ्यता का अभी तक, जो जहाँ तक मतलब खोज हुई है। हड़प्पा सभ्यता में कितने शहरों के अभी तक मतलब खोज हो चुकी है, ये भी आप लोग मतलब बताना। कौन सा राज्य है भारत का जिसमें सबसे ज़्यादा हड़प्पा कालीन शहरों की मतलब खोज हुई है अभी तक, ठीक है। चलो, वैदिक कालीन आर्यों का आगमन मध्य एशिया से हुआ, तो वैदिक कालीन आर्यों का आगमन मध्य एशिया से हुआ, ये किसने मतलब बताया। और आर्यों के आगमन के सिद्धांत मतलब आर्यों के आगमन के बारे में जो अन्य थ्योरी हैं वो कौन कौन सी हैं, और कौन कौन सी थ्योरी जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं वो आप लोग मतलब मुझे बताना, ठीक है। साथ ही साथ मुझे मतलब बताना कि जब मैंने इसमें बोला हुआ है कि वैदिक कालीन आर्य, तो भाई मुझे बताना कि वैदिक काल का जो समय काल है वो कब से कब तक चला, और वैदिक काल को कौन से दो भागों में डिवाइड किया जाता है और क्यों, ठीक है। चलो, पुराणों के रचयिता, तो पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उग्रश्रवा को मतलब जाना जाता है। तो जो पुराणों की संख्या है वो कितनी मतलब है, साथ ही साथ मतलब बताना उपनिषदों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या कितनी है, वेदांगों की संख्या कितनी है। और जो प्रमुख स्मृतियां हैं उनमें मतलब कौन कौन सी स्मृतियां हैं और उनके मतलब रचयिता कौन है। उनसे संबंधित जो भी मतलब अगर मतलब प्रश्न आप लोगों को और मिलते हैं, देखो आप लोग जितना ज़्यादा खोजोगे ना उतने आप लोगों को मतलब प्रश्न मिलते चले जाएंगे। और मैं क्यों आप लोगों को, देखो ये चिंगारी मात्र है, मैं ये एक प्रश्न के थ्रू आप लोगों को उसमें एंट्री दिलाना चाहता हूँ। एंट्री मतलब समझ रहे हो ना, जब आप एक प्रश्न आपको मिला तो उस प्रश्न के थ्रू आप लोग मतलब और सारे बहुत सारे प्रश्नों की मतलब खोज करने निकल पड़ेंगे। और जब आप एक प्रश्न के चक्कर में 100 प्रश्नों से जब रूबरू होगे ना, तो वो एग्ज़ाम आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आखिरकार उन्हें पूछना तो इन्हीं प्रश्नों में से कहाँ जाएंगे भाई, है ना। चलो, मनुष्य द्वारा खोजी गई पहली धातु, मनुष्य द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा है। तो मनुष्य द्वारा जो तांबा की खोज हुई, तो वो
कौन सा काल था जिस काल में मनुष्य ने तांबे की खोज की, वो आप लोग मतलब मुझे बताना। और साथ ही साथ मतलब आप लोग मतलब बताना कि मनुष्य द्वारा, देखो जैसे मैं पहली वीडियो मैंने पूछा कि मनुष्य द्वारा पहले कौन से पशु को पालतू बनाया, तो वो उसमें वीडियो में आप लोगों को मतलब आंसर मिला कि कुत्ता। तो बताना आपको ये है कि वो कौन सा काल था जिसमें मतलब मनुष्य ने कुत्ते को पालतू बनाया, या फिर तांबे की खोज कौन से काल में मतलब हुई, ठीक है। भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसने किया? ये देखो बहुत सारे लोग हैं जो डायरेक्ट मतलब आंसर लगा देते हैं कि यूनानियों ने किया या फिर सिकंदर ने किया। तो भारत पे सबसे पहला आक्रमण किया ईरानियों ने किया, और ये कब किया ये आप लोगों को मतलब बताना है। और भारत पर आक्रमण करने वाला पहला ज्ञात ईरानी शासक कौन था, और ईरान को पहले किस नाम से मतलब जाना जाता था, ये भी आप लोग मतलब बताना भाई, ठीक है। चलो, यात्रियों का राजकुमार किसे बोला जाता है? तो यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है वैनसांग को। अब ये यात्रियों का राजकुमार मतलब वैनसांग को एक उपनाम दिया जा रहा है, या एक तरीके से यात्रियों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मतलब व्यक्ति हैं वैनसांग। तो वैनसांग कहाँ से आया था? भारत में कितने वर्ष तक ये वैनसांग रहा, और वैनसांग को कौन-कौन से उपनामों से जाना जाता है? ये प्रश्न मतलब आप लोगों के एग्ज़ाम में मतलब देखने के लिए मिलते रहते हैं। और आप लोग जैसे प्रैक्टिस सेट लगा रहे होगे, या फिर मतलब थोड़ा बहुत भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हो, तो फिर आप लोगों को ये प्रश्न मतलब मिलते होंगे ज़रूर। तो मुझे बताना कि वैनसांग ने मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी में स्टडी की थी भारत में उस समय पे, और भारत की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी वो हुआ करती थी जहाँ पे इन्होंने अध्ययन भी किया और अध्यापन भी किया, मतलब ये वहाँ के विद्यार्थी भी रहे और शिक्षक भी रहे, ठीक है। सर्वाधिक सोने के सिक्के कौन से काल में चले? तो भाई सर्वाधिक सोने के सिक्कों की जब बात आती है तो ये गुप्त काल में मतलब भाई सर्वाधिक सोने के सिक्कों का प्रचलन रहा। लेकिन सबसे पहले सोने के सिक्कों का प्रचलन किसने कराया, और सबसे शुद्ध सोने के सिक्कों का प्रचलन मतलब कौन से काल में रहा, ये आप लोगों को मतलब प्रश्न बताने हैं भाई, आंसर जरूर देना। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी, आप लोग मतलब जरूर बताना। और पुष्यमित्र शुंग ने कौन से बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया? ये भाई आप लोगों के लिए प्रश्न है, क्योंकि बोला जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाई और इसने बौद्ध स्तूपों को नष्ट कराया। लेकिन मैं प्रश्न मतलब उल्टा पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा कौन से बौद्ध स्तूप की स्थापना करवाई थी, वो आप लोग जरूर मतलब बताना, ठीक है। अब यहाँ से आपके पॉलिटी के प्रश्न मतलब मैं पूछने वाला हूँ। आप लोग टेंशन मत लेना, ये प्रश्न मतलब जैसे इतने हुए फिर इसके बाद फिर और प्रश्न, फिर और प्रश्न, जैसे मैं मतलब आप लोगों के लिए लाता रहूंगा, ठीक है। महान न्यायवादी की नियुक्ति, महान न्यायवादी की नियुक्ति मतलब कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो मुझे बताना कि महान न्यायवादी बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं मतलब चाहिए होती हैं, और जो महान न्यायवादी है उसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, कौन सा भाग है जिसमें मतलब महान न्यायवादी का मतलब जिक्र मिलता है। और महान न्यायवादी को सरकारी वकील बोला जाता है। तो भाई सरकारी वकील क्यों इनको मतलब बोला जाता है, या फिर इसको बोला जाता है सर्वोच्च विधि वेत्ता, मतलब कानून का सबसे बड़ा ज्ञाता मतलब महान न्यायवादी को मतलब माना जाता है, ऐसा क्यों, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। तो जो जुडिशियल रिव्यू का जो मतलब राइट है वो किसके पास है? तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास है, सर्वोच्च न्यायालय के पास। और न्यायिक पुनरावलोकन मतलब न्यायालय को दोबारा से अवलोकन करने का अधिकार है आर्टिकल 13 में। कौन से देश के संविधान से ये प्रावधान लिया गया है न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार? और ये तो आप लोग आसानी से बता ही दोगे कि आर्टिकल 13 है, वो संविधान के कौन से भाग में है, जरूर बताना भाई, ठीक है। उसके बाद देखोगे नागरिकता का प्रावधान। तो नागरिकता का प्रावधान कौन से देश के संविधान से लिया गया है? बोला जाता है कि भारत के संविधान को उदार का थैला, और किसने उदार का थैला बोला ये भी आप लोगों को मतलब बताना है। और साथ ही साथ मतलब ये बताना है कि भारत के जो संविधान में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान जिन जिन देशों के संविधान से लिए गए हैं उनके मतलब नाम जरूर मतलब बता देना, और कौन से प्रावधान। तो नागरिकता का प्रावधान है वो कौन से देश के संविधान से लिया गया? भाई ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत में एकल नागरिकता है, तो एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है जरूर बताना। और साथ ही साथ मुझे मतलब बताना कि भारत के नागरिकता अगर किसी को लेनी हो, अगर कोई विदेशी व्यक्ति है अगर उसको मतलब भारत की नागरिकता लेनी है, या फिर भारत में नागरिकता लेने के क्या क्या मतलब प्रावधान है, या क्या एलिजिबिलिटी है जिससे भारत की नागरिकता मतलब मिल सकती है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तो डीपीएसपी की हम बात कर रहे हैं, तो ये भाग 4 में है। नीति निर्देशक तत्वों का आप लोगों को पता हुआ है कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। पेपर में बहुत बार ये प्रश्न मतलब पूछा गया है। तो नीति निर्देशक तत्व हैं, इनको बोला जाता है कि ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है,
और मौलिक अधिकारों के बारे में बोला जाता है कि वो न्यायालय में प्रवर्तनीय हैं। तो न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है और न्यायालय में प्रवर्तनीय है, इसका मतलब क्या होता है आप लोग मतलब बताना मुझे, ठीक है। और अगला जो प्रश्न है वो है मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो मौलिक कर्तव्यों का जो जिक्र है वो संविधान के भाग 4 क में मतलब 4A में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। और मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, वर्तमान में है ये। पहले मतलब मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 हुआ करती थी और प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का कोई जिक्र नहीं था संविधान में। इनको बाद में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे मतलब इनको जोड़ा गया। अब प्रश्न ये है कि मौलिक कर्तव्यों को कौन से देश के जो मौलिक कर्तव्य हैं उसको कौन से देश के संविधान से मतलब लिया गया है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन सा आर्टिकल देता है। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 देता है। अब बात यह है कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो कौन सी स्थिति में जारी करता है, ये आप लोग जरूर मतलब बताना। और अध्यादेश होता क्या है ये भी आप लोग मतलब बता देना। भाग 7 और भाग 9 को कब हटाया गया। तो 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा भाग 7 और भाग 9 को हटाया गया। लेकिन भाग 7 तो अभी भी मतलब भारतीय संविधान में नहीं है, लेकिन भाग 9 को मतलब पुनर्जीवित किया गया। तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 को पुनर्जीवित किया गया और भाग 9 में वर्तमान में क्या है और भाग 7 और 9 में प्रारंभ में क्या था ऐसा जिसकी वजह से इसको मतलब हटाया गया, बताना भाई, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों का जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 8 में है। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है आप लोग मतलब बताना भाई, है ना। वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 280 में है। आर्टिकल 280 का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है, मतलब ये जो आर्टिकल 280 आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये संविधान के कौन से भाग में है आप लोग जरूर बताना। और वित्त आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये प्रश्न मतलब पूछा जाता है कि वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान में मतलब वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है और वो कौन से नंबर के हैं, उनका कार्यकाल कब से कब तक है, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। संविधान संशोधन का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 368 में है। और संविधान संशोधन की जब मतलब बात कर रहे हैं तो संविधान संशोधन मतलब भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है। संशोधन करने की जो शक्ति है वो संसद के पास है। और आर्टिकल 368 के तहत मतलब संविधान में संशोधन मतलब होता है। ये संविधान के कौन से भाग में है आप लोग मतलब बता देना जरूर, ठीक है। कैबिनेट मिशन का जो आगमन है वो 1946 में हुआ। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे और उन सदस्यों का नाम क्या क्या था और कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था, भारत में मतलब क्यों आया, ये आप लोगों को मतलब बताना है। ये 21 प्रश्न है और इन 21 प्रश्नों को अगर आप लोग चाहो तो ये प्रश्न आप लोगों के 200 से ज़्यादा हो जाएंगे अगर आप प्रश्नों के आंसर दोगे तो। और अगली वीडियो आप लोगों के लिए जल्दी आएगी, उससे पहले आप लोग इनके आंसर दो और इसको देखो और साथियों तक इसको पहुँचाओ। जय हिंद, हर हर महादेव।